हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, HVAC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँगा। तो फ्रेंड्स, HVAC को समझने से पहले सबसे पहले हमें RAC यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं समझेंगे हम HVAC को नहीं समझ सकते। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है जिसमें कुछ कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल एंड एवोपरेटर। और इसमें आप ये डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट गैस इसके अंदर जो यूज़ हो रही है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। कंप्रेसर से निकल के वो कंडेंसर में जा रहा, कंडेंसर से निकल के एक्सपेंशन वॉल में जा रहा, फिर एवोपरेटर में जा रहा है और वापस घूम के कंप्रेसर में आ रहा। आप एरो के थ्रू देख सकते हैं इस चीज़ को। तो आप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा फ्रीऑन कैसे मूव कर रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्रेसर से। अब जैसे ये रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो कंप्रेसर में आई तो ये जो है वो वेपर फॉर्म में रहती है। कंप्रेसर क्या करता है कि उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। फिर वो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस है वो कहाँ जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, उसका फेज़ चेंज करता है। कैसे, उसके गर्मी को बाहर निकाल के। आप देख सकते हो कि जो हॉट एयर जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। इसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली दो मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं, या तो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू। यहाँ पे जो हमने मीडियम यूज़ किया है वो फ़ैन के थ्रू किया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, फ़ैन कंटिन्यूसली रन कर रहा है और हॉट एयर को बाहर की तरफ फेंक रहा है। फिर कंडेंसर में क्या होगा हमारा, वो जो रेफ्रिजरेंट, यहाँ कंडेंसर में जो वेपर रेफ्रिजरेंट आया है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत ही डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, वो जा रही है एक्सपेंशन वॉल में। एक्सपेंशन वॉल क्या करता है, इसको हम एक्चुअली प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइस करते हैं। ये क्या करता है, जो भी रेफ्रिजरेंट, अभी ये लिक्विड के फॉर्म में है ना, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है, फिर वो कहाँ भेजता है, एवोपरेटर में। एवोपरेटर क्या करता है कि एवोपरेटर के अंदर जो भी चीज़ें वो क्या होती है, ठंडी होती है। वो कैसे ठंडी होगी, वो क्या करता है कि बाहर के गर्मी को एब्जॉर्व करता है, तब जाके वो अंदर की चीज़ों को ठंडी करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी फेस चेंज होगी। क्या होगा, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया है वो क्या होगा, वापस से गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, फिर ये एवापोरेटर क्या करेगा, वापस से कंप्रेसर को भेजेगा। कंप्रेसर में कभी भी लिक्विड नहीं जाएगा। अगर लिक्विड बाई चांस जाता है तो या तो आपके एक्सपेंशन वॉल में प्रॉब्लम है, इस वजह से भी लिक्विड जा सकता है, जिसके वजह से कंप्रेसर में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है। ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसी तरह से हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है। ओके, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सबके घर में फ्रीज़ होगी। ओके, तो फ्रीज़ जब हम डोर खोलते हैं उसके अंदर एक कंपार्टमेंट रहता है जिसमें हम सारी चीज़ें अपनी रखती हैं। उसको हम समझ लेते हैं कि वो है एवोपरेटर। समझना क्या है, वो एवोपरेटर ही है। उसके बैक साइड में एक ट्यूब दी रहती है, उसको हम बोलते हैं, उसे हम कंडेंसर कोयल भी बोल सकते हैं, कंडेंसर ट्यूब भी बोल सकते हैं। अब कंडेंसर ट्यूब के बाद एक और डिवाइस लगती है जो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, एक्सपांशन डिवाइस। तो रेफ्रिजरेटर में हम एक्चुअली एक कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, वो भी एक एक्सपांशन डिवाइस ही है। एक्सपांशन वॉल के टाइप्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो भी इशू था वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई नई अपडेट जो है वो आप लोगों तक ईज़िली पहुँचे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।
हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है कल जो हमने पढ़ा था, रेफ्रिजरेशन साइकिल। बस मैं एक मॉडल या आप सिमुलेटर बोल सकते हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट सेम है जो हमने कल पढ़ा था, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और एवोपरेटर। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने और इसमें ऐड की है, आप देख सकते हो। एक तो फिल्टर ड्रायर है, साइड ग्लास है और सोलिनॉइड वॉल है। तो फ्रेंड्स, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल कल जो मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेके, उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप जो रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान रखते हो वो कौन सा सेक्शन है आपका, एवोपरेटर सेक्शन। तो कंप्रेसर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हो रहा, फेज़ चेंज हो रही है और वापस वो कहाँ जा रहा है, एक्सपांशन डिवाइस में। एक्सपांशन डिवाइस क्या कर रहा है, उसके फ़्लो को कंट्रोल कर रहा है और वापस भेज रहा है एवोपरेटर में। एवोपरेटर में क्या करता है कि जो भी चीज़ें आप एवोपरेटर में रखते हो उसके गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और उसे ठंडा करता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम फिर पढ़ते हैं एक एक पार्ट्स को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर का वर्किंग आपको पता ही है। हमने यहाँ पे एक कंप्रेसर यूज़ किया है जिसका नाम है स्क्रॉल कंप्रेसर। आगे हम कंप्रेसर के टाइप को भी पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर होगा कि ये आपके जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करता है और आगे की तरफ भेज सकता है। आप देख सकते हो कि कंप्रेसर से जो लाइन आउट हो रही है रेड वाली, वो मेरा वेपर रेफ्रिजरेंट है। ओके, इसलिए मैंने उसको रेड मार्क से शो किया है, ताकि ये आपको समझ में आए कि इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत हाई है। फिर वो वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलने के बाद आप देख सकते हो कंडेंसर कॉइल में जा रहा है। अब कंडेंसर कॉइल में आपको पता है क्या चीज़ें होती है, वहाँ फेज़ चेंज होता है, यानी जो वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आया हुआ है वो क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होगा। ओके, कंडेंसर के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी आप सिंपल समझ सकते हो इसको देख के, ये रेड वाली लाइन जो आ रही है वो वापस कंडेंसर में जा रही है, ये रेड वाली लाइन जो है वो वेपर रेफ्रिजरेंट को शो कर रही है। ओके, तो ये जा रही है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में फेज़ चेंज हो रहा है, यानी जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो रहा है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कुछ मीडियम यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एयर मीडियम यूज़ किया था, यानी फ़ैन के थ्रू हम इसके रेफ्रिजरेंट के गर्मी को बाहर निकाल रहे थे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो ये कंडेंसर कॉइल है। तो आप सिंपल इतना याद रखो कि कंडेंसर में हमारा सिर्फ फेज़ चेंज होता है, यानी जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होता है। ओके, फिर वो फ़िल्टर ड्रायर में जाता है। फ़िल्टर ड्रायर का क्या करता है कि मान लो कि अगर सिस्टम में कोई डस्ट वगैरह आ जाए तो क्या करता है, ये डस्ट को फ़िल्टर करता है, यानी वो डस्ट को आगे सिस्टम में नहीं जाने देगा। ओके, तो ये फ़िल्टर का यही काम है। वो हम आगे समझेंगे कि वो हम कैसे चेक करेंगे कि सिस्टम में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ भी होता है तो हम कैसे पता करेंगे, वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे। एक सिंपल सी चीज़ें बता दे सकता हूँ कि अगर हमें चेक करना है कि हमारा फ़िल्टर ड्रायर ब्लॉकेज है कि नहीं, तो वहाँ पे 2 वॉल दिए रहते हैं, उसको हम बाईपास करके देख सकते हैं, यानी फ़िल्टर ड्रायर को बाईपास करके देख सकते हैं अगर हमारा सिस्टम क्लियर चल रहा है यानी कि ये ब्लॉकेज है। करते हैं साइड ग्लास की। साइड ग्लास क्या करता है, ये सिर्फ हमें दिखाता है कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो प्रॉपर फ़्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक और चीज़ है, ये साइड ग्लास के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर फ्री ऑन है कि नहीं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्लियर बताऊंगा कि आप कैसे साइड ग्लास में देख के पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम में जितनी गैस चाहिए, यानी रेफ्रिजरेंट गैस चाहिए, उतनी है कि। उसके बाद ये साइड ग्लास के बाद आता है सोलिनॉइड वॉल, जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके रखता है, रेफ्रिजरेंट को आगे नहीं जाने देता। अगर सोलिनॉइड वॉल आपका क्लोज है तो आपका फ़्लो आगे नहीं जाएगा, आपकी फ़्लो रुक जाएगी। ओके, उसको भी हम आगे समझेंगे। उसके बाद आता है एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल क्या करता है, जैसे मैंने बताया था एक्सपांशन डिवाइस, ये क्या करता है, फ़्लो को कंट्रोल करता है।
उस सिस्टम के हिसाब से फ़्लो को कंट्रोल करता है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ओपन होता है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम होती है वो तो कम ओपन होता है। ओके, तो इसी तरह आप ये देख सकते हो, ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल के ऊपर एक सेंसिंग बल्ब लगा है। ओके, तो जब हम एक्सपेंशन वॉल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें समझेंगे कि ऊपर में जो सेंसिंग बल्ब लगा है इसका काम क्या है, ये क्यों यूज़ किया गया है। एक्सपेंशन वॉल के बाद आप देख सकते हो एवोपरेटर कॉइल है। ओके, तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि एवोपरेटर में क्या होता है, एवोपरेटर में भी फेस चेंज होती है, यानी कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया है वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो वो वापस से वो आप एरो के थ्रू देख सकते हो यहाँ पे कि फ़्लो का डायरेक्शन कैसे एवोपरेटर से जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर फ्रीऑन जो निकल रही है वो कहाँ जा रही है, कंप्रेसर में। ओके, एवोपरेटर क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को यानी अपने सराउंडिंग के गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उस एरिया को ठंडा कर रहा है, अपने सराउंडिंग को ठंडा कर रहा है। ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि एवोपरेटर का यही काम है कि अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, यानी अपने सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब करना और उस जगह को ठंडा रखना। ये सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और इसी तरह वो क्या होगा, एवोपरेटर से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होगा वो कंप्रेसर में जाएगा और वापस कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा और इसी तरह हमारी साइकिल कंटिन्यूसली रन होते रहेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सके। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कंप्रेसर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीजेस द प्रेशर of the gas by reducing its volumes and it creates refrigerant flow। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्रेसर जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ कराता है। ओके, इसके वॉल्यूम को कम करता है और इसके प्रेशर को इंक्रीज़ कराता है। दूसरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट्स क्रिएट रेफ्रिजरेंट फ्लो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है उसको पूरे साइकिल के अंदर सर्कुलेट करता है, फ्लो कराता है। क्योंकि आपने जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल देखा होगा, उसमें कोई भी ऐसा दूसरा डिवाइस नहीं है जो कि प्रेशर को इंक्रीज़ कराता हो। एक कंप्रेसर ही ऐसा डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ कराता है और पूरे सर्किट को सर्कुलेट कराता है। तो व्यूअर्स, आई थिंक कि आपको ये कंप्रेसर जो है वो क्लियर हुआ होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंटरव्यू में मोस्ट प्रॉबेबली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी ये इंटरव्यूअर आपसे 100% पूछेगा ही पूछेगा कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लो। आप यहाँ देख सकते हो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। सबसे पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। ओके, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हर्मेटिक और सील टाइप कंप्रेसर, दूसरा होता है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और तीसरा होता है ओपन टाइप कंप्रेसर। अब हम पहला वाले टाइप को समझते हैं कि हर्मेटिक और सील टाइप कंप्रेसर हम किसको बोलते हैं। ये ऐसा कंप्रेसर होता है जो कि रिपेयरेबल नहीं होता है, यानी एक बार वो ख़राब हो गया तो फिर आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। और इस टाइप का जो कंप्रेसर है वो यूजुअली फ्रीज़ और वाटर कूलर में हम लोग यूज़ करते हैं। आपके घर में जो फ्रीज़ है उसमें
इसी टाइप का कंप्रेसर यूज़ होता है। ये वेल्डेड टाइप कंप्रेसर होता है जिसे हम बोलते हैं हर्मेटिक और सील टाइप कंप्रेसर। अब सेकंड पे आते हैं सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, यानी ये ऐसा कंप्रेसर है जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इन दिस कंप्रेसर वी कैन डू ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, तो उसे हम खोल सकते हैं, उसको ही हम ओवरऑलिंग बोलते हैं। थर्ड टाइप है ओपन टाइप कंप्रेसर। इसमें क्या होता है कि मोटर और कंप्रेसर जो है ना, वो दोनों अटैच नहीं रहते। अटैच मीन्स के वो दोनों एक हाउसिंग में नहीं रहते, वो दोनों सेपरेट रहते, ज्वाइंट मतलब कि ये दोनों एक कपलिंग के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं। अभी एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के कंप्रेसर को हम यूजुअली सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में हम यूज़ करते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होता है, नॉन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी आप पिक्चर देख लो, ये जो है वो हर्मेटिक और सील टाइप का कंप्रेसर है। सेकंड वाला जो है ये सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है, पिक्चर में देख सकते हो। ये थर्ड वाला ओपन टाइप कंप्रेसर है, जिसको मैंने बताया था ना कि इसमें कंप्रेसर साइड पार्ट जो है वो सेपरेट होता है और मोटर पार्ट जो है वो सेपरेट होता है, और इन दोनों को ज्वाइंट कराने का जो काम करता है वो कपलिंग करता है, इसलिए हम इसे ओपन टाइप कंप्रेसर बोलते हैं। तो आई थिंक ये तीनों टाइप क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये है हमारा रोटरी टाइप कंप्रेसर। रोटरी टाइप उसे हम बोलते हैं जिसका पिस्टन जो है वो एज ए सर्कल की तरह घूमे, ना कि रेसिप्रोकेटिंग, यानी उसका जो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो लाइक ए सर्कल होता है, वो कंटिन्यूसली गोल घूमेगा, ना कि ऊपर नीचे घूमेगा। रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो ऊपर नीचे की तरफ होता है, इसलिए हम उसे रेसिप्रोकेटिंग टाइप बोलते हैं। और रोटरी उसे बोलेंगे जो पिस्टन का मूवमेंट जो है वो सर्कल की तरह हो, इसलिए इसका नाम जो है वो रोटरी कंप्रेसर पड़ा है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक फिक्स टाइप होता है और दूसरा होता है रोटरी इन्वर्टर टाइप। जो फिक्स टाइप होता है उसके हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो रोटरी इन्वर्टर टाइप होता है उसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए रोटरी इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर जो है वो यूजुअली हम स्प्लिट एसी और विंडो एसी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इसके कंप्रेसर के स्पीड को कंट्रोल कर सकें। ओके, सो आई थिंक ये टाइप भी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलते हैं थर्ड टाइप पे। व्यूअर्स, आप यहाँ पे रोटरी टाइप कंप्रेसर का पिक्चर भी देख सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका पिस्टन कैसे मूव कर रहा है। अब ये स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर जो है वो मेरा थर्ड टाइप है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो यूजुअली 2 टन से लेके 25 टन तक होती है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, फिक्स स्पीड स्क्रॉल कंप्रेसर और दूसरा है इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर। अब फिक्स स्पीड किसको बोलेंगे हम, जिसके स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम फिक्स स्पीड स्क्रॉल कंप्रेसर बोलते हैं, और ये यूजुअली सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है। सेकेंड जो टाइप है इसका वो है इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर। इसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूजुअली VRV और VRF यूनिट में यूज़ करते हैं। VRV VRF क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अभी आप इसका पिक्चर भी देख सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है स्क्रू कंप्रेसर। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए सारे कंप्रेसर्स के अलग अलग डायग्राम पार्ट सबके साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। अभी हम समझते हैं स्क्रू कंप्रेसर को। ये तो रिपेयरेबल टाइप होता है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत होता है, और इसकी जो टनेज कैपेसिटी होती है वो 250 टन से लेकर 350 टन तक होती है। अभी लास्ट वन जो कंप्रेसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये यूजुअली चिलर्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मोर देन 3 टन्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा हमें कूलिंग अगर चाहिए तो हम इस टाइप के कंप्रेसर को यूज़ करते हैं, और ये भी यूजुअली चिलर्स में ही यूज़ होते हैं। आई थिंक कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाय व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग? व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसर से रिलेटेड। जैसे हम सीखेंगे कंडेंसर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। या आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी जो भी नई नई वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कंडेंसर का काम क्या है। ये क्या करता है जी, जो भी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर गैस रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर से आता है उसके फेस को चेंज करता है। यानी वो जो गैस रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कंडेंसर रिसीव द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैसेस फ्रॉम द कंप्रेसर एंड कन्वर्ट दिस गैस इनटू द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर क्या कर रहा है कि जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस है जो कि कंप्रेसर से आ रही है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा, एयर पासिंग ओवर द कंडेंसर कॉइल्स कैरीज ऑफ द हीट एंड द गैस कंडेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो एयर पास हो रही है कंडेंसर कॉइल के ऊपर तो ये क्या कर रहा है, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो गैस है उसको कंडेंस कर रहा है। यानी कि वो वेपर रेफ्रिजरेंट में है उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज कर रहा है। ये कुछ कंडेंसर की पिक्चर्स है जो कि आप देख सकते हो कि कंडेंसर कैसा दिखता है। अभी ये जैसे रेफ्रिजरेटर है जो आप घर में यूज़ करते हो, उसकी कंडेंसर कॉइल कैसे दिखती है, कंडेंसर ट्यूब कैसे दिखती है। अब हम आगे चलते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेनली 3 टाइप्स के कंडेंसर होते हैं। वो कूलिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। कूलिंग मेथड यानी कि हम यहाँ पे मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एयर मीडियम यूज़ कर रहे हैं कि वाटर मीडियम यूज़ कर रहे हैं कि दोनों मीडियम यूज़ कर रहे हैं कंडेंसेट के लिए, यानी कि फेस चेंज करने के लिए हम कौन सा मीडियम यूज़ हो रहे हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने वहाँ पे एयर मीडियम यूज़ किया था, तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो टाइप्स है वो इसके कूलिंग मेथड के ऊपर डिवाइड किया गया है। अभी जैसे सबसे पहला जो टाइप है वो है वाटर कूल कंडेंसर। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है डबल पाइप कंडेंसर, दूसरा है डबल ट्यूब कंडेंसर, तीसरा है शेल एंड कॉइल कंडेंसर, चौथा है सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो वाटर कूल कंडेंसर में आप सिंपल समझ लो कि यहाँ पे जो हम कूलिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कन्वर्ट कराने के लिए, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कराने के लिए जो हम यहाँ पे मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो वाटर यूज़ कर रहे हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर कूल कंडेंसर जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें, उसके ऊपर मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक वाटर टाइप कंडेंसर है, सेल एंड कॉइल वाटर टाइप कंडेंसर। इसमें क्या है कि वाटर का जो सप्लाई है वो हम कैसे दे रहे हैं, कॉइल के थ्रू दे रहे हैं, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर से आ रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो कहाँ से जा रहा है, शेल के अंदर से जा रहा है। तो ये जो ट्यूब से हम कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर दे रहे हैं वो क्या कर रहा है कि ये जो शेल के अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके गर्मी को एब्जॉर्व कर रहा है और उसके फेस को चेंज करके आगे भेज रहा है। अभी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर से रेड वाला जो मार्क है, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर, वो इंटर हो रहा है शेल के अंदर, और आप डाउन साइड से देख सकते हो लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द रिसीवर, वो आगे की तरफ जा रहा है। और आप लेफ़्ट साइड से देख सकते हो कि कोल्ड वाटर का सप्लाई है और वो क्या कर रहा है, उसके गर्मी को एब्जॉर्व कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो गर्म हो जा रहा है। इसीलिए वो वापस से दिखा रहा कि वार्म वाटर आउट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो एयर कूल्ड कंडेंसर है। इसमें जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं फेस चेंज करने के लिए, यानी कंडेंस शेड के लिए जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो एयर की यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइप का जो कंडेंसर है वो मोस्टली हम रेसिडेंशियल एरिया के लिए यूज़ करते हैं या कोई स्मॉल ऑफिसेज वगैरह है उसके लिए यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप जो हमारा है वो है एयर एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसको हम एवोपरेटिव कंडेंसर भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली हम दोनों मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एयर भी यूज़ कर रहे हैं और वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एवोपरेटिव कंडेंसर बोलते हैं। तो अभी हम आगे इसके पिक्चर्स भी देखते हैं। ये जो पिक्चर है वो एयर कूल्ड कंडेंसर टाइप की है। आप देख सकते हो ट्यूब के थ्रू जो है वो हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है जो कंप्रेसर से आउट हुआ है वो अप साइड से आ रहा है और डाउन साइड से जो आउट हो रहा है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। तो और इसके ऊपर जो है वो फिन्स लगी हुई है। तो यहाँ पे जो हमने मीडियम यूज़ किया वो फ़ैन यूज़ किया। एक्चुअली इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप रेफ्रिजरेशन साइकिल से कंपेयर कर सकते हो। आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे मैंने फ़ैन एज ए मीडियम दिखाया था। तो फ़ैन क्या कर रहा है, इसके गर्मी को बाहर फेंक रहा है, बाहर निकाल रहा है, यानी हीट रिजेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से इसका फेज़ जो है वो चेंज हो जा रहा है। ओके, तो हम अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो हमारा है वो है एवोपरेटिव कंडेंसर। इसको हम एक सिंपल पहले समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो अप साइड में फैंस लगे हुए हैं, फिर एक डाउन साइड में कूलिंग पॉन्ड है जिसके अंदर वाटर है, और ये एक पंप लगा हुआ है। वो पंप क्या कर रहा है, कूलिंग पॉन्ड के जो भी कूलिंग पॉन्ड से वाटर को सर्कुलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये वाटर क्या हो रहा है, एक नोज़ल के थ्रू स्प्रे कर रहा है इस ट्यूब के ऊपर। ट्यूब में क्या है, हमारा जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है जो कि कंप्रेसर से आउट हुआ है वो इसके अंदर कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा है। तो ये जो है वाटर इसके ऊपर कंटिन्यूसली स्प्रे कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका फेस चेंज हो रहा है। फेस कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाटर जो इसके ऊपर स्प्रे हो रहा है वो इस वेपर रेफ्रिजरेंट के गर्मी को एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इसके आउट में हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल रहा है। अब इस वाटर के जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है इसके गर्मी को भी कोई एब्जॉर्व करेगा, तभी तो जाके ठंडा होगा। तो इसके गर्मी को जो एब्जॉर्व कर रहा है वो कर रहा है हमारा अप साइड में जो फ़ैन है, वो इसके गर्मी को एब्जॉर्व कर रहा है और बाहर की तरफ रिजेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये एवोपरेटिव कंडेंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो लाऊंगा, जो भी कंडेंसर के टाइप्स हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्टर ड्रायर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो भी नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, जिसमें मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल के मॉडल को शो किया था, सिमुलेटर को। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें। उसमें एक पार्ट था जिसका नाम था फ़िल्टर ड्रायर। आप यहाँ ऐसे पिक्चर में भी देख सकते हो, मैं ये पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा। आप ये देख सकते हो फ़िल्टर ड्रायर जो कि कंडेंसर के बाद लगा हुआ है। इसका एक्चुअल में काम क्या होता था, कंडेंसर से जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता था, अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स रहे तो वो उसको फिल्टर करके आगे की तरफ भेजेगा। तो चलिए एक बार इसके हम डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है, अ फिल्टर ड्रायर इज़ यूज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। जैसे कि मैंने बताया था,
कि कोई भी मॉइस्चर, कोई भी डस्ट रहे रेफ्रिजरेंट के अंदर, वो इसको रिमूव करता है और सिर्फ रेफ्रिजरेंट को आगे की तरफ जाने देता है। सम टाइम इट आल्सो रेफर टू एज ए डिहाइड्रेटर और ड्रायर। इसको हम ड्रायर भी बोलते हैं और डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं। It is necessary to remove the moisture from the system, otherwise it may freeze inside the tube, causing the flow refrigerant to be restricted. इसका मतलब ये है कि ये हमें इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई भी मॉइस्चर, कोई भी डस्ट हमारे सिस्टम में ना जाए। अगर ये पार्ट नहीं हम यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई भी मॉइस्चर या डस्ट अगर हमारे सिस्टम में चला गया तो हमारे फ्लो को इफ़ेक्ट करेगा। मे भी हमारा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीऑन आगे पास ही नहीं होगी। इसलिए हम फ़िल्टर ड्रायर लगाते हैं। तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि फ़िल्टर ड्रायर हम यूज़ करते हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर और कोई भी डस्ट हमारे सिस्टम में नहीं जाए। अगर सिस्टम में आ भी जाता है तो फ़िल्टर ड्रायर उस मॉइस्चर को फ़िल्टर को करके आगे रेफ्रिजरेंट को भेजेगा। अभी जैसे कि आप फ़िल्टर ड्रायर का पिक्चर देख सकते हो, लेफ़्ट साइड से फ़्लो आ रहा है और राइट साइड से आउट हो रहा है। ये जो फ़िल्टर ड्रायर है ये स्पेशली हम छोटे एसीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, स्प्लिट एसी में यूज़ करते हैं या स्मॉल पैकेजेस यूनिट में हम यूज़ करते हैं। ये फ़िल्टर ड्रायर का इनसाइड व्यू है। आप देख सकते हो कि मॉइस्चर रिमूविंग मटेरियल जो इनसाइड है, उसके पहले ये सॉलिड फ़िल्टर है, फिर उसके बाद स्क्रीन है। अभी एक हम फ़िल्टर ड्रायर का एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैं, आप यहाँ जैसे देख सकते हो कि ये EK164S का मॉडल है। ओके, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर सकते हैं वो R12 है, R134A है, R22 है। ये थोड़ा बड़े टाइप में है जिसे हम बड़े यूनिट में यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम देखेंगे कि कौन सा रिक्वायरमेंट है। इसमें भी आप देख सकते हो जैसे मैक्सिमम 680 PSIG तक हम इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये आप एक वीडियो देख सकते हो, इसमें जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा इसे हम कोर फिल्टर बोलते हैं। इसे कोर फिल्टर नहीं बोलते एक्चुअली, ये उसका हाउसिंग है। इसके अंदर जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसे हम कोर फिल्टर बोलते हैं। इसका आप मैक्सिमम प्रेशर देख सकते हो 650। इसमें रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो R22, R134A सब इस पर लिखा रहता है कौन कौन सी गैस जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो ऊपर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेरा आ रहा है और लेफ़्ट साइड से आउट होगा। पहले इसके अंदर जाएगा, अभी लेफ़्ट साइड से आउट होगा। यानी कि अगर बाय चांस मेरा मॉइस्चर या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो वो इसके अंदर फ़िल्टर होगा, फिर वो आगे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सिस्टम कभी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ़िल्टर जो है वो कम्प्लीटली चॉक हो जाएगा। फिर उस टाइम पे आपको खोल, यहाँ से आप खोल के राइट साइड से, और फिर आपको इसका जो कोर फिल्टर है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो इस टाइप का जो फिल्टर है वो हम बड़े यूनिट में यूज़ करते हैं, सेंट्रल एसीज़ में यूज़ करते हैं। यानी कि उसमें आप ACCU टाइप ले लो या पैकेज यूनिट ले लो। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ें जो है वो आपको अपने ध्यान में रखनी है। ये फ़िल्टर ड्रायर हम स्पेशली यूज़ करते हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर और कोई भी डस्ट अगर हमारे सिस्टम में आ भी जाता है तो यहाँ से फ़िल्टर है तो आगे सिस्टम में ना जाए और हमारा सिस्टम स्मूथली वर्क करे। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आगे मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो साइड क्लास के ऊपर लेके आऊँगा। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग?
व्यूअर्स, मेरा जो चैनल था MHSVAC ब्लॉग, उसको मैंने बदल के MHSVAC टेक्नोलॉजी कर दिया। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइड ग्लास। हम साइड ग्लास को समझेंगे। साइड ग्लास होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके कितने टाइप्स हैं, उसके टाइप्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम समझते हैं साइड ग्लास को। साइड ग्लास क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम HVAC सिस्टम में यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम सिस्टम के कंडीशन को जान सकते हैं। सिस्टम में क्या चल रहा है हम उसको जान सकते हैं। जैसे कि सिस्टम में गैस कम है या ज़्यादा है, सिस्टम में मॉइस्चर है कि नहीं है, वो हम ये साइड ग्लास के थ्रू पता कर सकते हैं। अभी जैसा पहला पॉइंट दिया है, साइड ग्लास इज़ आल्सो नोन एज अ लिक्विड लाइन साइड ग्लास। साइड ग्लास को हम लिक्विड लाइन साइड ग्लास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कंडेंसर के बाद फिल्टर ड्रायर के बाद लगा रहता है, लिक्विड लाइन में लगा रहता है, इसलिए हम इसको साइड ग्लास कहते हैं। अभी इसका जो दूसरा पॉइंट है, अ ग्लास विंडो इंस्टॉल इन अ सिस्टम दैट अलाउज टू टेक्नीशियन टू व्यू व्हाट हैपनिंग इन द सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि साइड ग्लास की हेल्प से टेक्नीशियन देख सकता है कि सिस्टम में क्या हुआ है, सिस्टम में क्या चल रहा है। थर्ड पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ साइड ग्लास यू कैन डायग्नोज सिस्टम माल फंक्शन। सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग हो रहा है तो ये हम साइड ग्लास की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है प्लेन टाइप साइड ग्लास। सेकंड जो होता है वो होता है मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेन टाइप को समझते हैं। प्लेन टाइप साइड ग्लास यूज टू ऑब्जर्व द रेफ्रिजरेंट एज अ मूविंग अलॉन्ग द लाइन। ये एक सिंपल टाइप साइड ग्लास है जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो प्रॉपरली सिस्टम में फ़्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह है हमारा सेकंड टाइप, मॉइस्चर इंडिकेटर टाइप साइड ग्लास। द साइड ग्लास विद द मॉइस्चर इंडिकेटर कैन टेल व्हाट द मॉइस्चर कंटेंट इज़ इन द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड ग्लास में क्या है, साइड ग्लास के साथ साथ इसमें एक मॉइस्चर इंडिकेटर भी दिया रहता है जो कि हमें बताता है कि क्या हमारे सिस्टम में मॉइस्चर है या नहीं है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है, इट हैज़ अ स्मॉल एलिमेंट इन इट दैट चेंज द कलर व्हेन मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इस साइड ग्लास के अंदर एक एलिमेंट होता है, ओके, जो कि अपना कलर को चेंज करता है अगर हमारे सिस्टम में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो। थर्ड पॉइंट है, द स्मॉल एलिमेंट इज कॉल्ड बुल्स आई। उस एलिमेंट को हम बुल्स आई के नाम से जानते हैं। अभी आपको मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा ये चीज़। तो ये ऊपर दो पिक्चर्स हैं, वो है मॉइस्चर इंडिकेटर की, और उसी का थर्ड वाली जो पिक्चर है उसमें मैंने दिखाया है। सेंटर में आपको जो चीज़ देख रही होगी उसी का जो कलर है वो चेंज होता है, ओके। इसी को हम सेंटर इंडिकेटर्स बुल्स आई कहते हैं। अभी आप साइड ग्लास के ऊपर देख रहे होगे, एक येलो कलर में वेट लिखा हुआ है और ग्रीन कलर में ड्राई लिखा हुआ है, ओके। तो अगर हमारे बुल्स आई का जो कलर है वो ग्रीन होता है तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कोई भी मॉइस्चर नहीं है। लेकिन अगर वही उसका कलर येलो होता है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में
मॉइस्चर है। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ भी आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको मैं ये ध्यान में रखने के लिए इस पिक्चर को यहाँ पे शो किया हो। ड्राई साइड जो है वो क्या है, ब्लू है, और वेट साइड जो है वो क्या है, पिंक है। तो अगर ब्लू कलर आता है, जो हमारा सेंटर इंडिकेटर है यानी बुलाई का अगर जो कलर है वो ब्लू आता है, तो वो ये कहता है कि हमारे सिस्टम जो है, हमारे सिस्टम में कोई मॉइस्चर नहीं है और जो रेफ्रिजरेंट है वो गुड कंडीशन में है। अगर वही पिंक कलर आता है जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे सिस्टम में मॉइस्चर है। और टॉप पे जो ग्लास है उससे हम देख सकते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेंटर में जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बुलाई। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि अब जब भी आप ट्रबल शूट कर रहे हो तो आपको ये हेल्प करेगा। साइड ग्लास से आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो सिस्टम को, वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द साइड ग्लास क्लियर वन ऑफ द थ्री कंडीशन कैन एग्जिट। अगर हमारा साइड ग्लास जो है वो कम्प्लीटली क्लियर है, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें तीन कंडीशंस हो सकती है। द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, यानी कि सिस्टम पूरा खाली है, उसमें रेफ्रिजरेंट है ही नहीं, यानी ज़ीरो प्रेशर। सेकेंड पॉइंट है द सिस्टम इज़ फुल, या तो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चार्ज है, यानी उसमें रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो बराबर है। थर्ड पॉइंट है और द सिस्टम इज़ ओवर चार्ज, या तो हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका साइड ग्लास जो है वो क्लियर दिखता है तो ये तीनों कंडीशंस हो सकती है, या तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं है, या तो सिस्टम में पूरा जितना रेफ्रिजरेंट चाहिए वो फुल है, या तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो ज़्यादा है, उसके रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है, पॉइंट नंबर बी, इफ़ देयर इज़ ए फॉर्म और बबल द चार्ज इज़ लो और लो रेफ्रिजरेंट। अगर साइड ग्लास से आपको कोई भी बबल्स शो करते, फॉर्म शो करते, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जो है वो फ्रीऑन कम है, यानी रेफ्रिजरेंट जो है वो कम है। आपको अपने सिस्टम में और गैस चार्ज करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी मैं चलता हूँ थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो बोल रहा है, इफ़ देयर एनी कपल ऑफ बबल्स इट प्रॉपर्ली ओके। अगर हमें बबल्स जो है वो 2 या 3 बबल्स दिख रहे हैं अगर साइड ग्लास से हमें, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ओके है, इसमें आपको रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है, ऑयल एक्सट्रैक्ट इन द साइड ग्लास यूजुअली इंडिकेट्स अ लो चार्ज एंड दैट द कंप्रेसर पंपिंग ऑयल फ्रॉम इट्स सम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइड ग्लास से अगर आपको कोई भी ऑयल्स के पार्टिकल दिखते हैं या उसके ऊपर ऑयल डिपॉजिट यानी जमा हुआ दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो है वो रेफ्रिजरेंट गैस कम है, जिसके वजह से क्या कर रहा, कंप्रेसर जो है वो ऑयल को सिस्टम में भेज रहा है, यानी वो ऑयल को शक करके वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, पांचवा जो पॉइंट है, इफ़ द साइड ग्लास इज़ क्लाउडी द डेसिकेंट बैग हैज़ बिन प्रॉपरली ब्रश्ड। इसका मतलब ये है कि अगर साइड ग्लास जो है वो हमारा थोड़ा क्लाउडी दिखता है, थोड़ा धुंधला दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेसिकेंट बैग जो है वो ब्रस्ट हो गया है। अब आप पूछोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डेसिकेंट बैग क्या होता है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कोई मॉइस्चर आ गया तो वो क्या करेगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अभी इसका मैं एक शॉर्ट में दे दूंगा आपको ध्यान में रखने के लिए, वो आप आगे पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि साइड ग्लास अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये शॉर्ट में मैंने आपके लिए
बनाया है, ताकि आप ईज़िली इस चीज़ को याद रख सको। ओके, तो अभी आप एक वीडियो देखोगे जिसमें मैंने नॉर्मली आपको दिखाया है कि प्लेन टाइप साइड ग्लास कैसा दिखता है और मॉइस्चर टाइप कैसा दिखता है। अभी ये प्लेन टाइप साइड ग्लास है, उसमें देख सकते हो कि कैसा दिखता है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। और ये जो हमारा है ये है मॉइस्चर टाइप साइड ग्लास। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनॉइड वॉल। इसको हम समझेंगे सोलेनॉइड वॉल होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली जो नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ सोलेनॉइड वॉल को पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे नंबरिंग दिए हुए हैं, जैसे नंबर 1 है वो है वॉल बॉडी, नंबर 2 है वो है इनलेट कनेक्शन, नंबर 3 जो है वो है आउटलेट कनेक्शन, नंबर 4 जो है वो इसकी कॉयल है, नंबर 5 जो है वो इसकी वाइंडिंग है, नंबर 6 जो है वो जंक्शन बॉक्स है, नंबर 7 जो है प्लंजर है, नंबर 8 किक ऑफ स्प्रिंग है, नंबर 9 जो है वो सिड डिस्क है, नंबर 10 जो है वॉल पोर्ट है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ओके, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, सोलेनॉइड वॉल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। इसका जो मेन रोल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वो ये है कि फ़्लो को कंट्रोल करना, फ़्लो को आगे नहीं जाने देना। जब हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी फिर वो आगे भेजेगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ़्लो को वहीं पे रोक के रखेगा। दूसरा पॉइंट है सोलेनॉइड वॉल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करती है, इसको हम ज़रा समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे क्लियर होगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हो, नंबर 6 जो है जंक्शन बॉक्स, वहाँ हम पावर सप्लाई देते हैं। ओके, और नंबर 4 जो है हमारा सोलेनॉइड कॉयल है। ओके, तो जैसे हमने पावर दी वो क्या करेगा, उस कॉयल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो 7 नंबर जो प्लंजर है उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लो रुका हुआ था ओके वो भी मूव करेगा। लेकिन मान लो कि अगर हमने पावर कट ऑफ कर दिया तो क्या होगा, वो प्लंजर डाउन साइड की तरफ चला जाएगा और फ्लो को रोक देगा, यानी एक साइड से दूसरे साइड रेफ्रिजरेंट को फ्लो नहीं करने देगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और नंबर 8 जो है किक ऑफ स्प्रिंग, वही प्लंजर को अप डाउन करने में हेल्प करता है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि जैसे हमने पावर दी यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच के। वो कैसे खींच रहा है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसके वजह से वो अपने तरफ खींच रही है। ओके, आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अभी यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था प्लंजर के बारे में, ऊपर में जो कॉयल है ओके, तो जैसे ही हमने पावर दिया, इसी प्लंजर को वो अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करती है, यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। इसी पार्ट को हम प्लंजर बोलते हैं। तो जब ये प्लंजर डाउन साइड रहेगा तो हमारा फ्लो जो है वो एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकता, लेकिन जब ये अपवर्ड की तरफ रहेगा यानी अप साइड की तरफ लिफ्ट रहेगा, तभी हमारी फ़्लो जो है वो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जा सकती है। अब बेनिफिट क्या है सोलेनॉइड वॉल लगाने का, हमारा एक तो पावर कंजप्शन होता है सोलेनॉइड वॉल लगाने की वजह से। अगर मान लो कि हमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिट को रन करने की ज़रूरत नहीं है,
तो ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को एक साइड से दूसरे साइड जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा यूनिट जो है वो रन करेगा ही नहीं। तो एक टाइप से हमारा पावर सेविंग भी है इसको लगाने का, लेस पावर कंजप्शन होगा। ओके, अभी यहाँ पे जो बता रहा है, सोलिनॉइड वॉल्व वर्क्स बाय द एम्प्लॉइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल टू आइदर ओपन और क्लोज द वॉल ओरिफिस। जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लंजर है वो अप डाउन होता है और वॉल के ओरिफिस को क्लोज कराता है। अब ये ओरिफिस क्या होता है, वो वे होता है जहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो होता है। फिर बोल रहा है, व्हेन द कॉइल विद इन द सोलिनॉइड इज एनर्जाइज द प्लंजर इज लिफ्टेड और लोअर टू ओपन और क्लोज द ओरिफिस। जब हमारा सोलिनॉइड कॉइल जो है वो एनर्जाइज रहेगा तो हमारा प्लंजर जो है वो लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ और ओपन हो जाएगा। अगर वही हमारा सोलिनॉइड जो है एनर्जाइज नहीं रहेगा, यानी पावर नहीं मिल रही होगी, तो वो डाउन साइड चला जाएगा, जिसके वजह से वो क्लोज हो जाएगा। अभी ये जो पॉइंट है, द रोल ऑफ द सोलिनॉइड is to move refrigerant to the all the necessary part of the refrigeration cycle। वही है कि सोलिनॉइड का क्या रोल है, पूरे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में फ्लो करा रहा है। जब ये क्लोज रहेगा तो रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो सिस्टम में फ्लो ही नहीं होगा। ओके, सो दिस इंक्लूड्स फ्रॉम द कंप्रेसर टू द कंडेंसर। इसमें कंप्रेसर कंडेंसर यानी जो भी हमारे पार्ट्स हैं सब में फ्लो कराता है। When no cooling is needed, the solenoid wall is closed। जो मैंने बताया था आपको कि अब अगर हमको कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सोलिनॉइड वॉल जो है वो हमारे सिस्टम को बंद करा देगा। कैसे? जब वो वॉल क्लोज होगा फ्रीऑन आगे जाएगी नहीं, तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, बाय, टेक केयर। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व या मेटरिंग डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को रेफ्रिजरेशन साइकिल में बताया था कि एक फ़्लो कंट्रोलिंग डिवाइस भी हम यूज़ करते हैं एवोपरेटर से पहले, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेंशन वॉल होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये जो कंसेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन वॉल का ये क्लियर नहीं होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन वॉल इज़ अ डिवाइस विच एक्सपैंड्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द लोअर इट प्रेशर एंड टेम्परेचर बिफोर द रेफ्रिजरेंट एंटर द एवोपरेटर। ये पॉइंट में ये बोल रहा है कि एक एक्सपेंशन वॉल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कराता है, उसको एक्सपैंड करके, उसके बाद ये एवोपरेटर में जाता है। तो जैसे ही इसने इसके प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कराया तो यहीं से इसका फेज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन हो गया। तो अब जो रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में जाएगा वो पार्शियली लिक्विड रहेगा और पार्शियली वेपर रहेगा, कंप्लीटली लिक्विड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है एवोपरेटर में इंटर करने से पहले। दूसरा पॉइंट है, इट आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द एवोपरेटर। वही है कि रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा रहा है एवोपरेटर में। थर्ड पॉइंट है, एक्सपेंशन वॉल डू नॉट कंट्रोल ह्यूमिडिटी। एक्सपेंशन वॉल जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। अभी ह्यूमिडिटी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम एक्सपेंशन वॉल के डायग्राम को लेते हैं।
फिर उसके एक एक पार्ट को समझते हैं, उसके वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं। उसके लेफ़्ट साइड में जो डायफ्राम से एक कनेक्टेड ट्यूब है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और वो कैपिलरी ट्यूब जो है वो थर्मल बल्ब से अटैच है। वो जो थर्मल बल्ब है वो एवोपरेटर के आउटलेट पे फिक्स हुआ है। ओके, फिर अंदर वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हो, वॉल सीट है, स्प्रिंग है। ओके, तो चलिए अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। आपको 3 नेम मेंशन दिख रहे होंगे, पीबी, पीएस और पीई। पीबी जो है इसका मतलब होता है प्रेशर ऑफ बल्ब, यानी कि जो थर्मल बल्ब अटैच है एवोपरेटर के आउटलेट पे, या आप सक्शन लाइन पे बोल सकते हो, सक्शन लाइन ऑफ द कंप्रेसर। ये प्रेशर जो है वो ऊपर से लग रहा है, डायफ्राम के ऊपर अपवर्ड साइड से लग रहा है। दूसरा जो हमारा है वो है पीएस। पीएस यानी होता है स्प्रिंग प्रेशर, जो कि स्प्रिंग प्रेशर आप देख रहे होगे थर्मल एक्सपेंशन वॉल के अंदर में, उसे हम स्प्रिंग प्रेशर बोल रहे हैं। उसका भी कुछ प्रेशर लग रहा है और उसको हम पीएस से डिनोट कर रहे हैं। अभी थर्ड जो है हमारा वो है पीई, जिसे हम एवोपरेटिव प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम पीई से डिनोट करते हैं। ओके, अब जो हमारा एक्सपांशन वॉल को ओपन या क्लोज होना है वो इन्हीं तीनों प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। आपको ये थर्मल बल्ब दिख रहा होगा जो कि एवोपरेटर के आउटलेट पे अटैच। ओके, इसके अंदर भी रेफ्रिजरेंट होता है। ये जो थर्मल बल्ब है वो पार्शियली फील्ड रहता है सेम रेफ्रिजरेंट से जो हम रेफ्रिजरेंट इस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वो सेंस करता है एक्चुअली कि इस जिस लाइन से वो अटैच है, यानी एवोपरेटर या आप उसको बोल सकते हो कंप्रेसर के सक्शन लाइन से अटैच, तो वो उस लाइन के टेम्परेचर को सेंस करेगा। अगर वो सेंस करता है कि इस लाइन का जो टेम्परेचर है जहाँ वो अटैच है वो बहुत हाई जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो लिक्विड है, जब ये सेंस करेगा कि हाई है, तो इसके अंदर का जो लिक्विड है ऑटोमेटिकली इसके लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से वो क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू मूव करेगा और वो कहाँ जाएगा, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम पे जाने के बाद वो उसके ऊपर अपना प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगने की वजह से डायफ्राम जो हमारा है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा। अब ये डायफ्राम से अटैच है वॉल, आप देख सकते हो वॉल को। अब वो वॉल क्या करेगा, इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे की तरफ जब पुश करेगा तो ये जो हमारा वे है, यानी ये जो रास्ता है रेफ्रिजरेंट को जाने के लिए, वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ऑपरेटर में जाना शुरू हो जाएगा। ये मैं लोड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं, एक अनलोड कंडीशन, एक लोड कंडीशन। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, यानी जब एवोपरेटर के ऊपर लोड हो। वो लोड कैसे पता चलेगा कि जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे एचयू क्या होता है, उसमें कुछ डक्ट्स लगे रहते हैं, जैसे सप्लाई डक्ट हो गया, रिटर्न डक्ट हो गया, फ्रेश एयर डक्ट हो गया। तो सप्लाई डक्ट क्या करता है, जो ठंडी हवा को रूम में सप्लाई करता है, और रिटर्न डक्ट क्या करता है, जो भी रूम की गर्म हवा है, यानी जो रिटर्न एयर है, वो उस डक्ट के थ्रू आती है और उसी एयर को वापस ठंडा करके सप्लाई डक्ट से वापस रूम में भेजता है। ओके, तो अभी आप जैसे मान लो कि रिटर्न एयर जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा हॉट आ रही है, यानी इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि एवोपरेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, ये लोड कंडीशन में काम कर रहा है। तो उस सेंस में क्या करेगा, वो एक्सपेंशन वॉल जो है वो हमारा कंटिन्यूसली ओपन रहेगा। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या है, रिटर्न भी हमें ठंडी मिलने लगे, तो उस टाइम पे क्या है, एवोपरेटर को ज़्यादा वर्क नहीं करना रहेगा। उस कंडीशन को हम अनलोड कंडीशन कहते हैं। उस टाइम पे क्या होगा
कि ये जो थर्मल बल्ब है जो कि अटैच है आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर, वो सेंस ये करेगा कि ये जो रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है इस लाइन से, वो उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। नॉर्मल यानी कि इन सेंस के ठंडा है। ओके, तो अब इस थर्मल बल्ब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, सेम इसके लाइन की तरह। जितना इसका टेम्परेचर है उसका भी टेम्परेचर सेम होना शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा जिसकी वजह से प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा उस सिचुएशन में, अब ये जो डाउन साइड से दो प्रेशर जो लग रहा है, स्प्रिंग प्रेशर और एवापोरेटर प्रेशर, अब ये दो प्रेशर एक साथ डाउन साइड, उसका प्रेशर डाउन होने की वजह से वो अब उतना प्रेशर उसके ऊपर डायफ्राम के ऊपर दे नहीं पाएगा, और उस सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर ऑफ द एवापोरेटर। इसके वजह से क्या है, डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ मूव होगा, और ऊपर की तरफ मूव होने की वजह से क्या होगा कि वॉल जो है हमारा वो डायफ्राम के साथ ही अटैच है। जब डायफ्राम ऊपर मूव होगा तो ये वॉल भी ऊपर मूव होगी। जब वॉल ऊपर मूव होगी तो हमारा जो वे है रेफ्रिजरेंट को जाने का वो हमारा क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ जब होगा तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे नहीं जाएगा। क्लियर? तो आप सिंपल सा समझ लो कि जब हमारे एवोपरेटर के ऊपर लोड रहेगा तो क्या होगा, एवोपरेटर के आउटलेट पे जो थर्मल बल्ब लगा है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर बनाएगा। प्रेशर बनाने की वजह से क्या होगा, ये वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा स्प्रिंग को प्रेस करके, और फिर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो कि एवोपरेटर के ऊपर लोड नहीं है तो ये जो थर्मल बल्ब है वो सेंस करेगा उसके लाइन को कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। तो सेम थर्मल बल्ब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। डाउन होने की वजह से अब ये जो पीई और पीएस जो दो प्रेशर डाउन साइड से लग रहे हैं उसका प्रेशर पीबी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो वॉल है वो क्लोज हो जाएगा, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे मूव नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमारा एक्सपेंशन वॉल जो है वो वर्क करता है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप ये एक्सपेंशन वॉल को देख सकते हो, इसमें 3 पोर्ट दिए हुए हैं। एक तो सक्शन हो गया, मतलब एक साइड से फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट जो है वो जाएगा, दूसरे साइड से आउट होगा। और थर्ड वाला जो पॉइंट है वो हमारा इक्वलाइज़र पॉइंट है, जहाँ से हमारा एवोपरेटर का प्रेशर लगेगा, जिसे हम पीबी से डिनोट करते हैं। और ऊपर में जो सेंसर लगा है जिसे हम थर्मल बल्ब बोलते हैं, थर्मल बल्ब सेंसर। आपको ये पिक्चर देख के क्लियर हो गया होगा। अब ये पॉइंट देख सकते हो, थर्मल एक्सपेंशन वॉल मेंटेन कांस्टेंट सुपर हीट ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ द एवोपरेटर कॉइल बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट थ्रू द एवोपरेटर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन वॉल है वो हमारे सुपर हीट को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है कि ये जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके फ्लो को एवोपरेटर के थ्रू कंट्रोल करके। ओके, अभी आपके सामने एक नया वर्ड आया होगा, सुपर हीट। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, हम सुपर हीट सब कूलिंग को कैसे मेज़र करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ आपको क्लियर करूँगा ये चीज़ें। अभी ये दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट सुपर हीट वॉल। ये सुपर हीट को मेंटेन रखता है, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टेंट सुपर हीट वॉल भी बोलते हैं। ओके, अब ये जो एक्सपेंशन वॉल है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कैपिलरी ट्यूब, दूसरा है जो आपने अभी पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन वॉल, और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल या इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वॉल। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कैपिलरी ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। थर्मल एक्सपेंशन
वॉल को तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। कैपिलरी ट्यूब आप एक नॉर्मल समझ ले, जो हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ करते हैं, जो एक्सपेंशन डिवाइस, उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल है, ये नॉर्मली हम चिलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं। बाकी जो हमारे सेंट्रल एसीज़ हैं उसमें तो हम थर्मल एक्सपेंशन वॉल ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वॉल। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन वॉल ट्रबल शूटिंग। अगर आपके एक्सपेंशन वॉल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो भी नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपेंशन वॉल जो है वो वर्क कैसे करता है, कौन कौन से प्रेशर उस पर लगते हैं जिसके वजह से वो ओपन क्लोज़ होता है, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले जाके उस वीडियो को देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, तभी जाके ये वाली जो वीडियो है, वीडियो में जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्लियर होगा। जब तक आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको क्लियर नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस पर PS, PE, PB ये 3 प्रेशर्स लगते थे। अप साइड से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम प्रेशर ऑफ बल्ब बोलते थे। डाउन साइड से 2 प्रेशर लग रहे हैं, प्रेशर ऑफ स्प्रिंग और एवोपरेटर प्रेशर बोलते थे। ओके, जब ऊपर वाले का प्रेशर ज़्यादा होता था, यानी बल्ब प्रेशर जब ज़्यादा होता था तो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता था, जिसके वजह से क्या होता था, उसके साथ जो वॉल अटैच है वो स्प्रिंग को पुश करता था डाउन साइड की तरफ। जब ये डाउन साइड की तरफ पुश करता था जिसके वजह से क्या होता था, मेरा एक्सपेंशन वॉल ओपन हो जाता था और फिर हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर से होते हुए एवोपरेटर की तरफ जाता था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वही अगर थर्मल बल्ब जो है अगर उसका प्रेशर डाउन रहेगा तो क्या होगा, अब ये जो 2 डाउन साइड से प्रेशर है ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो डायफ्राम क्या है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डायफ्राम के साथ आपका वॉल भी अटैच है तो वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारा वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग वॉल का है वो डिपेंड करता है इन दोनों फोर्स के ऊपर। जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है यानी डायफ्राम के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक अप साइड से लग रहे हैं, 2 डाउन साइड से लग रहे हैं। अब आपको तो पता है कि जो प्रेशर ऑफ बल्ब है यानी वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच इज़ इनसाइड द थर्मल बल्ब। ओके, यानी थर्मल बल्ब वो है जो कि हमारे एवोपरेटर के आउटलेट पे लगा है, उसके अंदर क्या है, सेम रेफ्रिजरेंट है जो रेफ्रिजरेंट हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट सेंस करेगा कि जहाँ पे वो अटैच है उस लाइन का टेम्परेचर हाई हो गया, तो वैसे ही क्या होगा, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा यानी उसका प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर कैपिलरी ट्यूब से होते हुए ऊपर से जाएगा और डायफ्राम के ऊपर अपना प्रेशर लगाएगा। ओके, फिर दूसरा जो प्रेशर है स्प्रिंग प्रेशर, वो तो कंटिन्यूसली लगेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसका प्रेशर है वो फिक्स है। तीसरा जो प्रेशर है एवोपरेटर प्रेशर, वो कब लगेगा इसको आपको समझना है। ये एवोपरेटर प्रेशर है, ये डिपेंड करता है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनसाइड द एवोपरेटर कॉइल।
यानी कि जो एवोपरेटर कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, उसके सेचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? सेचुरेशन टेम्परेचर, हम उस सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट हम उसको बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट जो है वो बॉयल होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम सेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होगा रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर कॉइल के अंदर, वैसे ही एवोपरेटर प्रेशर बढ़ेगा। एवोपरेटर प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्रिंग प्रेशर ऑलरेडी डाउन साइड से लग रहा है, अब इसका भी प्रेशर बढ़ गया। अब ये दोनों प्रेशर जब एक साथ लगेंगे तो क्या होगा? हमारा वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व का, वो हमारे दो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट टेम्परेचर क्या है? सेचुरेशन टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर क्या है? फिलर बल्ब टेम्परेचर या थर्मल बल्ब टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। इन्हीं दोनों के टेम्परेचर पे हमारा जो वॉल्व का ऑपरेशन है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो डिपेंड करता है। और इन्हीं दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम सुपर हीट बोलते हैं। ओके, अब ये हमारा सुपर हीट जो है वो स्प्रिंग के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर हमने स्प्रिंग में कोई भी चेंजेस किया तो हमारा सुपर हीट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कभी कभी जो है वो हमारा स्प्रिंग जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ओके, उस सेंस में हम स्प्रिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व की पिक्चर है। इसमें आप देखो राइट साइड में आपको एक दिख रहा होगा सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं स्प्रिंग को कम ज़्यादा, उसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें सुपर हीट बराबर नहीं मिल रही है, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हम वहाँ से एडजस्ट करके हम अपने सुपर हीट को मेंटेन कर सकते हैं। सुपर हीट हमें क्यों चाहिए होती है, सुपर हीट क्यों ज़रूरी है, ये हम इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा। बस आप एक नॉर्मल समझ लो कि सुपर हीट से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर रेफ्रिजरेंट है या नहीं है। ओके, अगर हम सुपर हीट हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें फ्रीऑन चाहिए यानी रेफ्रिजरेंट चाहिए। अगर सुपर हीट हमारी बहुत डाउन जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में फ्रीऑन यानी रेफ्रिजरेंट जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उस सेंस में रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन वॉल्व को हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप आ जाओ ऊपर में, यहाँ पे आपको सेंसिंग बल्ब दिख रहा होगा, जिसे हम थर्मल बल्ब भी बोलते हैं, जो कि आपके आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर पे, आउटलेट लाइन ऑफ द एवोपरेटर पे अटैच रहता है। तो जैसे ही उस लाइन का टेम्परेचर जो है बढ़ता है, इसका प्रेशर बढ़ता है, और ये कैपिलरी ट्यूब से होते हुए, वो कैपिलरी ट्यूब आपको ऊपर में दिख रहा होगा राउंड राउंड, कैपिलरी ट्यूब से होते हुए वो जाता है और अप साइड से प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है डायफ्राम के ऊपर। तो हमारा जो वॉल है, थर्मल एक्सपेंशन वॉल है, वो ओपन हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि ये आपका आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर पे अटैच है। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो पार्ट जो है जहाँ पे ये अटैच है वो बहुत ज़्यादा करोजिव हो जाता है, यानी लगे 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 वहाँ पे जंग सा लग जाता है, जिसके वजह से क्या है वो प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है उस लाइन के टेम्परेचर को। उस सेंस में क्या करेगा, इसका जो वो सेंस बराबर जब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा जल्दी, क्योंकि वो प्रॉपर सेंस ही नहीं कर रहा है। जो प्रॉपर उसका सेंस करना चाहिए वो सेंस नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इसके अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, उसका प्रेशर जल्दी नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा, जिसके वजह से क्या है कि वो प्रेस नहीं करेगा डायफ्राम को। जब वो प्रेस नहीं करेगा, अपना फोर्स नहीं लगाएगा, तो हमारा वाल ओपन नहीं होगा। इस सेंस में क्या है, आपका जो एक्सपेंशन वॉल है वो कम्प्लीटली क्लोज रहेगा और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे एवोपरेटर में नहीं जाएगी। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आए कि जैसे आपका फ्रीऑन नहीं जा रहा आगे, तो आप तो कोर फिल्टर को भी चेक करोगे, आपका कोर फिल्टर भी ओके है। ओके, तो फिर आप साइड ग्लास में देखोगे, साइड ग्लास में आपको फिर रेफ्रिजरेंट जाता हुआ दिखेगा।
वहाँ से अगर रेफ्रिजरेंट जा रहा है और आगे जाके ब्लॉकेज हो रहा है तो उस साइड ग्लास के बाद एक्सपांशन वॉल आता है, उसके बाद एवोपरेटर आता है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि साइड ग्लास से तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो हो रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। मीन्स कि हमारा जो एक्सपांशन वॉल है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा तो सबसे पहला आप ये चेक करोगे कि हमारा जो सेंसिंग बल्ब है वो जहाँ पे अटैच है आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर, वहाँ पे वो एरिया करोजिव तो नहीं है। अगर करोजिव है तो आप वापस से उस सेंसिंग बल्ब को हटाओ, वो एरिया को अच्छे से क्लीन करो, ओके। फिर वापस से आप सेंसिंग बल्ब को वहाँ पे अटैच कर दो, तो मे भी आपका वॉल जो है वो ओपन हो जाए, ओके। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, आपको ये वॉल एलिमेंट दिख रहा होगा जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग जो है ये वॉल को ओपन ही करके रखती है, वॉल हमारा क्लोज ही नहीं होता। उस सेंस में क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रहा है तो आपको पता है यहाँ पे आके वो उसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होता है और पार्शियली लिक्विड रेफ्रिजरेंट और पार्शियली वेपर रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में जाता है, फिर एवोपरेटर उसको एवोपरेट करता है। बट यहाँ क्या होगा कि ये स्प्रिंग इसको ओपन करके रखेगा, प्रॉब्लम आने की वजह से स्प्रिंग ओपन करके रखेगा। उस सेंस में क्या होगा कि 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो आपके एवोपरेटर कॉइल में जाएगा, जिसके वजह से क्या है, एवोपरेटर क्या करेगा, उसको बॉयल नहीं कर पाएगा। जिसके वजह से क्या होगा कि कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर कॉइल से होते हुए हमारे कंप्रेसर में जाएगा और हमारे कंप्रेसर में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे कंप्रेसर के पार्ट्स को डैमेज करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्यों डैमेज करता है? क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस नहीं करता है। तो अगर हमारा एक्सपांशन कि हमारा वॉल एलिमेंट जो है वो वॉल को ओपन रहने देगा, इसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर से होते हुए कंप्रेसर में जाएगा। तो इस सेंस में आप यहाँ से आप एडजस्ट करके देख सकते हो सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन साइट से। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा तो फिर आपको ये वॉल एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा, ओके। अब कैसे चेंज करना है इसका मैं एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल है। अभी ये जो मैंने ओपन किया है यही है हमारा वॉल एलिमेंट। ये कभी कभी वर्क नहीं करता है, इसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंशन वॉल है वो हमेशा ओपन ही रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर को ड्रॉप नहीं कर पाता है और हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है और हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है तो आप इस वॉल एलिमेंट को चेंज करके देखो। पहले स्प्रिंग सेटिंग यानी जो एडजस्टमेंट वाला है वहाँ से आप एडजस्ट करके देखो। ये साइड में आप देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में एडजस्टमेंट के लिए दिया है। आप इस बोल्ट को ओपन करोगे और वहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बेटर यही रहेगा कि आप ये वॉल एलिमेंट को चेंज कर दो या पूरा एक्सपेंशन वॉल ही चेंज कर दो। बाकी राइट साइड में आपको वो सेंसिंग बल्ब या थर्मल बल्ब आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लो एक्चुअली कैसा दिखता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप पार्ट्स देख सकते हो। ये सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सुपर हीट को, यानी स्प्रिंग को अप डाउन करके, ओके। स्प्रिंग में जब प्रॉब्लम रहेगी तो आप एवोपरेटर प्रेशर भी लगाने दो, लेकिन फिर भी आपका वॉल जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो इसलिए इसका प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एलिमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज़ों में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके।
आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कि अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।